नमस्ते। आज आपसे एक तारीख के बारे में बात करनी है, एक डेट है जिसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। और ये डेट काफी महत्वपूर्ण तारीख है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। हो सकता है कि इसे उस तरह से दर्ज न किया जाए क्योंकि कई चीजों का महत्व बहुत बाद में पता चलता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोकतंत्र के लिए, नागरिकों के लिए, सरकारों के लिए। और वो तारीख है 28 जनवरी 2024 का दिन। इस दिन क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से मैं इसको भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर इसको मैं क्यों दर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, एक सामान्य सा दिन था। सर्दियां, मतलब उत्तर भारत में सर्दियां और बाकी जगह जैसा मौसम होता है वैसे ही मौसम। कोई कह सकता है कि असामान्य क्या था, क्या ऐसा अद्भुत था, क्या विचित्र था, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। देखिए, उस दिन भारतीय लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच के संबंधों को नए ढंग से डिफाइन किया गया। घटना क्या थी उसको समझिए और उसके महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी अभी उसके इम्पोर्ट को, पूरे असर को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो घटना किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को डिफाइन कर सकती है, जैसा कि दुनिया के कई देशों में पहले हो चुका है। घटना क्या थी? भारत में एक संस्था है, यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। देखिए, ये संस्था पुरानी संस्था है, 2024 में इसका असर हुआ है, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1953 में हो गई थी, 1953 में। और 1956 में यूजीसी एक्ट बनता है और यूजीसी एक्ट वजूद में आता है। और उसका कार्य है केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को, स्पेशली यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करना और उनको फंड करना। ये कार्य है यूजीसी का। और यूजीसी देश में लगभग इस समय 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज और संस्थानों को वो रेगुलेट कर रही है। वो उसका नियम बनाती है, सिलेबस तय करती है, मॉडल सिलेबस देती है। इसके अलावा किसको कितना फंड देना है, किस तरह से कहाँ रैगिंग होगी तो उसके क्या नियम होंगे, बाकी पॉलिसीज कैसे लागू होगी, ये काम है यूजीसी का। यूजीसी ने एक, चूंकि उसको सारा कुछ रेगुलेट करना है, तो रेगुलेशन के दायरे में आरक्षण भी एक चीज है जिसको कि उसको लागू कराना उसका मैंडेट है। और जो भारत में आरक्षण है, आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 से आया है, प्रियम्बल में भी है, और प्रियम्बल में जो सोशल जस्टिस का क्लॉज है वहां से आरक्षण का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा आइडिया जो है वो इमर्ज होता है। और आप पाएंगे कि रिजर्वेशन जो है वो 1960 में, आरक्षण जो है वो संविधान के लागू होने के साथ ही लागू हो गया। और इसमें 3 तरह के मुख्य रूप से रिजर्वेशन है। एससी एसटी का रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। एससी एसटी का रिजर्वेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1950 में लागू हो गया था, संविधान लागू होने के दिन से ही, कि एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को सरकारी संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। तो ये उसी दिन से ये तय हो गया था कि इसको मिलना है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण की कहानी आप जानते हैं कि किस तरह आर्टिकल 340 में ये प्रावधान है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार एक आयोग बनाएगी और वो आयोग तमाम तरह के उपाय सुझाएगा। इसी के तहत फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना और उसके बाद सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना, जिसको कि मंडल कमीशन नाम से जाना जाता है। तो मंडल कमीशन जो है वो 1978 में बनता है। बीपी मंडल इसके चेयरपर्सन है और वो अपनी रिपोर्ट 1980 में दे देता है, 1980 में। 1980 की रिपोर्ट काफी दिन तक सरकारी फाइलों में दफन रहती है, सरकारें उसको लागू नहीं करती है। और फिर पहले इंदिरा गांधी की सरकार आती है, राजीव गांधी की सरकार आती है, वो उन सरकारों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती है। ये रिपोर्ट फाइनली लागू होने की घोषणा कौन करते हैं? बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री रहते हैं तो 1990 में घोषणा करते हैं कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा सब केंद्र सरकार की नौकरियों में। लेकिन उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चलता है। 93 में जाकर फाइनली ओबीसी रिजर्वेशन के तहत पहली नियुक्ति होती है। तो 93 से ओबीसी रिजर्वेशन की कहानी शुरू होती है। और ईडब्ल्यूएस बहुत ताजा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। 2019 में चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने इसको लागू किया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले से, नहीं मेरे ख्याल से वो 7 जजों की बेंच थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वो फाइनली 2019 में
सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स कर दिया। तो 3 तरह के आरक्षण है और इनको लागू कराना है केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज में। ये काम किसका है? यूजीसी का है। तो यूजीसी को ये लागू कराना है। काफी मैंने इसको फैला दिया है, लेकिन ठीक है, फाइनली आप इसको समझ पाएंगे कि यूजीसी को लागू कराना है। तो लागू कराने के लिए यूजीसी ने 2006 में एक गाइडलाइन बनाई थी। उसमें प्रोफेसर सुखदेव थोराट यूजीसी के चेयरपर्सन थे और उन्होंने एक बहुत सख्त कानून बनाया था कि रिजर्वेशन किस तरह से लागू होगा। तो इसके बाद लंबा समय बीत गया और ये माना गया कि यूनिवर्सिटी इसका उल्लंघन करती है, एससी एसटी ओबीसी के शिक्षक पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने इसी अगस्त में संसद को बताया कि सिर्फ 4% बल्कि ओबीसी फैकल्टी है केंद्र सरकार के शिक्षा संस्थानों में। तो ये पता चला, तो इसके बाद से काफी चिंता जताई गई। एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी यूजीसी ने बनाई कि ये कमेटी बताएगी कि किस तरह से एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू होगा। इसके लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई गई। उसमें राणा, शुक्ला, वर्मा एंड चौहान की कमेटी। ये कमेटी जो है इसको काम दिया गया कि ये जो आरक्षण है ये कैसे सही तरीके से लागू हो, इसके लिए आप उपाय सुझाइए। उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया, बहुत सारी चीजें उसमें डाली और बहुत सारी चीजों के साथ एक ऐसी चीज डाल दी जो विवादों की जड़ में है, और वो है डी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स। इस कमेटी ने अपने 10वें चैप्टर में 1 पेज का पूरा एक अध्याय लिखा और उस अध्याय में ये कहा कि किस तरह से जो रिजर्व पोस्ट हैं उनको अनरिजर्व किया जा सकेगा। हालांकि केंद्र सरकार पहले भी डी रिजर्वेशन को करती रही है विभिन्न तरीके से, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन में 2006 में डी रिजर्वेशन थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन में नहीं है, और 2024 आते आते ये जो कमेटी बनती है राणा, शुक्ला, वर्मा और चौहान की कमेटी, वो रिकमेंड करती है कि डी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अलाउड किया जाए एक्सेप्शनल कंडीशन में, लेकिन किया जाए, और आमतौर पर ना किया जाए, लेकिन जब जरूरत हो और जनहित में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, जो बहुत मिसयूज टर्म है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिसयूज जिस टर्म का हुआ है उसमें वो पब्लिक इंटरेस्ट है, जनहित। तो जनहित में आप पदों को अनरिजर्व कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक प्रपोजल लिख दिया और उसको जनता के बीच में उनको व्यापक प्रचार करना था, जो नहीं किया गया। एक दिन अचानक से खबर आती है और वो दिन है 28 जनवरी। वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया 28 जनवरी 2024। उस दिन न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दक्षिण भारत का एक प्रमुख अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ ही था, बाद में उसमें विभाजन हुआ और न्यू इंडियन एक्सप्रेस बना। तो उन्होंने एक रिपोर्ट छापी पहले ही पन्ने पर कि डी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट आर बीइंग कंसीडर्ड और बीइंग अलाउड बाय द यूजीसी। ये एक उन्होंने ऐसा एक रिकमेंडेशन बना के दे दिया। अब ये रिकमेंडेशन आ गया तो इसके बाद इसको लेकर चर्चा हुई, काफी लोगों के बीच में सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी बहसें हुई, और फाइनली पूरी सोशल मीडिया में ही, ये इस समय तक राजनीतिक दल कहीं पर नहीं है, कोई ज्ञापन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, ये सीधे सीधे ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया पे चलता है। और सोशल मीडिया जो है वो एक साइट बनता है जहां पर ये सारा विमर्श चलता है, सारा डिस्कोर्स जो है वो सोशल मीडिया में चलता है, और फाइनली सोशल मीडिया में जो विवाद चलता है वो इतना बढ़ जाता है, लगभग 50,000 ट्वीट्स तो 4-5 घंटे के अंदर ही हो गए थे, टोटल नंबर ऑफ ट्वीट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और अल्टीमेटली सरकार को लगता है कि बहुत गंभीर मामला है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो रविवार का दिन है लेकिन मंत्रालय की बैठक बुलाते हैं, यूजीसी के अधिकारियों को बुलाते हैं, और शाम होते होते स्पष्टीकरण आ जाता है पहले तो शिक्षा मंत्रालय का कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और हम डी रिजर्व नहीं करने जा रहे हैं। फिर यूजीसी बताता है कि नहीं, हम कोई डी रिजर्व नहीं करने जा रहे हैं। फिर धर्मेंद्र प्रधान बाकायदा टेलीविजन कैमरों को बयान देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इस दौरान उन्होंने एक और जिक्र किया, 2019 का एक एक्ट है, रिजर्वेशन का नया एक्ट बना है, जिसके बाद डी रिजर्वेशन अलाउड ही नहीं, डी रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। तो इस तरह से विवाद वहां जाकर शांत हो जाता है। अगले दिन बाकायदा बाकी राजनीतिक दल भी इसमें कूदते हैं, इससे पहले ही बल्कि बीएसपी का बयान आता है, कुछ बयान और आते हैं, राहुल गांधी बयान देते हैं, खड़गे बयान देते हैं, और इसको एक राजनीतिक तौर पर इसकी चर्चा होती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर चर्चा होने से पहले भारत में हर सचेत व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी मिल गई। उत्तर भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया में तो एक भी लाइन नहीं लिखा था, कोई चैनल, कोई अखबार, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन हर किसी को पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत
बहुत चिंता की बात है, बहुत विवाद उसको लेकर हो रहा है। आखिर कौन सी जगह है जहां पर ये सारी चर्चाएं चली? वो जगह है भारत में मौजूद सोशल मीडिया, जिसमें इस समय 60 से 70 करोड़ लोग विभिन्न तरीके से जुड़े हुए हैं, और वो फिर अपनी बात और चूंकि नीचे ले जाते हैं तो लगभग पूरी आबादी सोशल मीडिया के दायरे में किसी न किसी तरीके से। तो ये जो मीडिया में उस चर्चा का होना, जो चर्चा पॉलिटिकल चर्चा में नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स की एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जिसको कि पब्लिक स्फीयर कहा जाता है। और इसके बारे में पहली किताब जो है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले, पब्लिक स्फीयर का जो इस्तेमाल है वो जर्गन हाबरमास ने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, ये आइडिया उन्होंने दिया। और इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स के इतर जनता और सरकार के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो जो होता है वो पब्लिक स्फीयर, वहां पर कोई दबाव नहीं काम करना चाहिए। अगर दबाव काम करता है तो पब्लिक स्फीयर फिर अपना काम नहीं करता है। तो पब्लिक स्फीयर जो है वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, वो संसद नहीं है, वो विधानसभा नहीं है, वो स्पेस है जहां पर लोग आपस में चर्चा करते हैं और सरकार उस इंटरेक्शन में किसी न किसी तरीके से शामिल होती है। पॉलिटिकल फोर्सेज जो है वो उसमें उसके बियॉन्ड ये चलता है। तो ये जो जगह है, उन्होंने उसमें कहा कि कॉफी हाउस है, लोग जहां पर एक साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये सारी जगह है जहां पर चर्चाएं होती है, ओपिनियन बनता है, पब्लिक ओपिनियन बनती है। क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में 140 करोड़ लोग हैं, ये एक दूसरे से मिलकर तो कभी ओपिनियन बना नहीं पाएंगे, तो इनकी ओपिनियन कहाँ बनेगी? वो ये साइट्स हैं। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो मीडिया है वहां पर ओपिनियन बनाई जाती है, और इसमें मैनिपुलेशन होता है बहुत तरीके से मीडिया में, और चर्चाएं तमाम तरीके से बनती बिगड़ती हैं। तो ये एक साइट्स हैं, ये एक चर्चा का केंद्र है। अब ये लोकतंत्र जो है वो थोड़ा सा नीचे पर ट्रिकल डाउन हुआ है, क्योंकि स्मार्टफोन के आने के बाद और मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद और सोशल मीडिया साइट्स और एप्स आने के बाद बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और ये चर्चाएं सरकार के डिसीजंस को प्रभावित कर रही हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो पब्लिक स्फीयर जो है वो अपने एक नए शेप में है, वाइब्रेंट है, पहले के मुकाबले पहले ज्यादा रोबस्ट है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो चर्चाएं अदरवाइज नहीं होती हैं। मतलब आप पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन अदरवाइज कहाँ होता है, कहाँ, मतलब गांव की चौपाल में कितने लोग बैठ लेते हैं, और एक चौपाल में क्या हो रहा है दूसरे चौपाल वालों को कैसे पता चलता है? आज पता चल जाता है। यूजीसी के इशू पर 2 स्पेसेस हुए और मिलाकर उसमें 70 से 80 हजार लोग, मतलब उसमें उसको उन्होंने सुना। और 70-80 हजार लोगों की जनसभा, आप क्या सोच सकते हैं कि सुबह एक घटना होती है, और क्या 70 हजार लोगों की जनसभा आप अदरवाइज कर सकते थे? लेकिन सोशल मीडिया में हो जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये लोकतंत्र को निश्चित रूप से विभिन्न तरीके से उसको प्रभावित कर रहा है, और ये पहले भी हो चुका है, बहुत जगह हो चुका है। जिस तरह से आपने इजिप्ट में हुआ, म्यांमार में हुआ, और कई सारे और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हुआ कि पब्लिक स्फीयर में, मतलब जो सोशल मीडिया है वहां पर चर्चाएं हुई। फेसबुक जो है उसने बहुत मेजर रोल उसमें प्ले किया, विभिन्न तरीके के इस तरह के सरकारें उसको लेकर कई जगह सरकारें बदली आगे चल के। तो ये जो सोशल मीडिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक ओपिनियन मेकिंग की ये इस समय की प्राइमरी साइट है, सेंट्रल साइट है, जहां पर पब्लिक ओपिनियन जो है ओपन और बिगड़ रहा है। तो इसको मतलब अब ये खेल नहीं है, अब ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस अफेयर है, और इसको इसी तरह से लिया जाना चाहिए। और अच्छा है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये मतलब पहले एक समय जब सोशल मीडिया शुरू हुआ था तो लोग अपना आइसक्रीम खाने की फोटो और अपनी अच्छी ड्रेस के बारे में बताया करते थे, लेकिन अब ये एक गंभीर जगह है जहां पर बहुत बड़े जो डिसीजंस हैं उसकी एक तरह से आधार भूमि तैयार हो रही है, एक ग्राउंड तैयार हो रहा है, जहां पर जिसके बाद जिसका असर जो है वो पॉलिसी मेकिंग पर हो रहा है। तो बहुत दिलचस्प समय है। आप इस समय का आनंद ले सकते हैं अगर आप बहुत बुरे तरीके से इसमें कहीं पर प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जबकि जनरली मतलब हो सकता है किसी को ये फैसला बुरा लगा हो कि ये क्या है कि 80 हजार लोग स्पेस पे आ गए और 70-80 हजार लोगों ने ट्वीट कर दिया तो सरकार ने पॉलिसी में असर पड़ जा रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई मतलब जिसको इस फैसले से शिकायत है उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ये एक बेहतर संकेत है कि इससे सरकार ओपिनियन को पकड़ रही है, हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है,
सतह के नीचे क्या चल रहा है, और ये अगर नहीं पकड़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी। 2018 में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाता है और 2 अप्रैल को भारत बंद हो जाता है और 500 शहर बंद हो जाते हैं और उसमें 12 लोग की जान जाती है, लोग उसमें मारे जाते हैं, वो आमतौर पर पुलिस और विरोधियों की हिंसा में। अगर सरकार को इस ओपिनियन के बारे में सीरियसली, अगर सरकार ने उस ओपिनियन को पहले से ले लिया होता, उनके वो सूत्र होते सोशल मीडिया को ऑब्जर्व कर रहे होते, तो उनको पता होता कि इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है। और जब बाद में उन्होंने फैसला बदला कि संसद में जाकर उस एक्ट को जो बदलने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की तो उसको निरस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया कि संभव नहीं है, इसको गलत हो जाएगा, तो उसको उन्होंने भी अपने फैसले को पलट लिया। ये काम पहले हो सकता था अगर वो ओपिनियन को ध्यान रखते और ओपिनियन को ध्यान में रखकर अपने फैसले करते। तो ये एक ऐसी जगह है जिसको कि सरकारों को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को सुना, और इसके बारे में अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो निश्चित रूप से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।